रोहनाथ एक आदर्श गांव जिसके लोग खुद को मानते हैं गुलाम। जी हाँ, ये एक आदर्श गांव है। भिवानी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव के अंदर अगर फैसिलिटीज की बात की जाए तो ज्यादातर सड़कें सीमेंटेड हैं, सीसी की बनी हुई हैं। गांव में पशु चिकित्सालय है, इसके अलावा वाटर वर्क्स है, सरकारी स्कूल है, बाकी एमिनिटीज भी हैं। लेकिन गांव के लोग ज्यादातर खुद को गुलाम बताते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ रोहनाथ गांव। रोहनाथ गांव के अंदर आप सोच रहे होंगे कि इस खंडहर से कुएं के पास मैं कर क्या रहा हूँ। दरअसल ये खंडहर सा कुआं उस इतिहास का गवाह है जिसके अंदर 1857 के अंदर जब पहला बवाल हुआ, आजादी की पहली जंग लड़ी गई, उस जंग के अंदर इस गांव के लोगों ने विद्रोह किया और उसके बाद अंग्रेजों ने इस गांव पर हमला किया। इस गांव पर तोपों से गोले बरसाए गए और गांव के लोगों ने जान बचाने के लिए इस कुएं के अंदर छलांग लगाई थी। जलियांवाला बाग से पहले एक कांड हुआ था, जलियांवाला बाग जैसा ही ये कांड था और उसके अंदर कितने लोगों ने इसी कुएं के अंदर शहादत दी थी और उसके बाद अंग्रेजों ने इस गांव को नीलाम कर दिया। गांव की नीलामी के बाद जो कुछ हुआ आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस गांव के जितने लोग बच गए थे उनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर यहाँ से कुछ ही दूरी पर हांसी है, वहां लेकर गए और वहां पर उनको रोन कर पत्थरों के नीचे मार डाला गया। वो सड़क पूरी खून से लाल हो गई थी और हांसी के अंदर आज भी वो लाल सड़क मौजूद है जिसे लाल सड़क के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन एक और खासियत इस गांव की है कि अब तक गांव के लोगों को जो अंग्रेजों ने जमीन नीलाम की थी वो जमीन वापस नहीं मिली और उसी का विरोध कर रहे हैं आजादी के बाद से ये लोग। और इस गांव के अंदर आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया। गांव वालों का यही कहना है कि उनकी जमीन उनको वापस लौटाई जाए या उसके बदले में कुछ ना कुछ सुविधाएं और मुहैया कराई जाएं। इस तालाब की बात कर रहा हूं मैं, तो ये तालाब के साथ में कुआं है जिसके अंदर डूबकर कितने लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जान दी थी और इसके साथ में ही ये एक बरगद का पेड़ है। जो लोग बच गए थे, जिन्हें अरेस्ट किया गया था, उन्हें इसी बरगद की जो डाल है उसके ऊपर फांसी दी गई थी। वक्त की मार और बुढ़ापे का असर इस पेड़ पर भी नजर आया। वो डाल अब वक्त की मार सहते सहते टूट चुकी है। लेकिन रोहनाथ गांव के अगर लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोगों का यही कहना है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज इनका गांव गुलाम है। गुलाम क्यों है? क्योंकि आज भी इस गांव की जो जमीन है वो इनके नाम वापस नहीं आ पाई है। तमाम सरकारों से गुहार जरूर लगाई लेकिन उसका कुछ फायदा नजर नहीं आया। अब एक और पहल जरूर की गई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो आ रहे हैं इस गांव के अंदर। 26 जनवरी को रोहतक के अंदर पहले वो ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद इस गांव के अंदर आएंगे। इस गांव के लोगों की फरियाद उन तक जरूर पहुंची है। क्या कुछ मिलेगा गांव के लोगों को ये 26 जनवरी को पता लगेगा, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं। हमारे लोग इसीलिए त्योहार को नहीं मनाते कि इस गांव को 18 सितंबर के अंदर 8100 रुपये में नीलाम कर दिया गया और उन्होंने अब तक कोई सुविधा मिली नहीं। वो लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बसर करते। जमीन तो रही नहीं, लोगों का व्यवसाय कोई और है नहीं, मजदूरी करते हैं। फ्रंट फाइट किया जाएगा पूरे गांव को। हाँ, बस हमारे अंग्रेजों का गुलाम है। आज भी हमारा काम बहाल नहीं हुआ है। हमारी को प्रॉपर्टी जजात जो नीलाम कर दी, हमारी की गलती है, क्यों करी गई, हमारा की खोट से हमारा काम आज भी गुलाम है। जी मैं इतना कहना चाहता हूँ। हमने केस करे हैं, हमारा पूरा रिकॉर्ड भेज दिया, सारे काम कर दिए, हमारे लिए कुछ नहीं बना। सारे मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री पर, राष्ट्रपति तक पहुँचा दिया। ये आम जमीन होती है देहात के अंदर तो जमीन नहीं रही तो जमीन बगैर 12 बीघे गढ़वा जोड़ छोड़े अंग्रेजा ने, बाकी टोटली सारा गांव नीलाम कराया गया था। हम तो फरकते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। फरा की कराम ये है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी। इसमें कोई आपको पता कर दो, सारा पूछ दो, कुछ नहीं है। बस ऐसे न्यू लोग अपना काम चला रहे हैं। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू हुई थी जी। उसमें हमारे गांव ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसकी एवज में हमारे गांव को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था, फांसी पर लटका दिए थे इन वृक्षों पर जी। और रोड रोलर के नीचे जीवित आदमी लिटा के, जिसका हांसी में लाल सड़क नाम से जी, उस पर सिला दिए थे अनगिनत और रोलर फेर दिया था, खून बहा दिया था।
मगर उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की और डटकर मुकाबला किया, अपने प्राण देने अच्छा समझा और झुकना अच्छा नहीं समझा। उसकी हमने ये सज़ा मिल रही है कि हम आज भी गुलाम हैं। हमारी ज़मीन बिक गई थी सारी, कुएं में बच्चे और औरतें कूद गई थी सम्मान बचाने के लिए, अपने चारों तरफ से घेर लिया था अंग्रेजों ने। मरते क्या नहीं करते, मरते क्या नहीं करते जी, पड़ गए थे। तो आसपास के 2, 4, 5, 7 गांव हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन खरीद ली, अंग्रेजों ने नीलाम कर दी, उन्होंने खरीद ली। हमारे पास सिर्फ बचा था एक ये तालाब और एक ये कुआं, सिर्फ ये वृक्ष भी हमारे नहीं थे। इन्होंने भी लिख दिया था कि सूखने के बाद सरकार की इसके नीलामी में जाएंगे। तो हमारे पास क्या था और हमें मिला क्या? गवर्नमेंट ने हमारी कोई सूझबूझ नहीं ली। ये एक गुलाम गांव है जो गांव वाले इसे कहते हैं। गुलाम गांव क्यों है? गुलाम ये है क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमारे गांव को क्रांतिकारी में भाग लेने का तोहफा दिया था गांव की नीलामी के रूप में जी, उसका भारत देश आज़ाद होने के बाद में किसी ने भी संज्ञान नहीं दिया। समय समय पर जितनी भी सरकारें हुई हैं, हमने उनका आगे अपने जो आधिकारिक रिकॉर्ड रखा है, बात रखी है, उन्होंने सिर्फ पूरी भाषणाओं में ही, भाषणबाजी में ही अपना समय व्यतीत कर दिया। इतनी आज़ादी 70 साल बाद भी हमारा कोई वो नहीं हो सका। नहीं, लेकिन आपके गांव के अंदर अगर सुविधाओं की बात की जाए तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर नज़र आता है, इसके अलावा एक स्कूल नज़र आता है, उसके अलावा अगर फिलहाल की भी बात करूं तो करीब अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया तो विकास कामों के लिए गांव का आ चुका है। जिस सड़क पर फिलहाल हम गली में खड़े हैं, ये भी एक पक्की सड़क नजर आती है, जो एक आदर्श गाँव वाली जो सिचुएशन थी नजर आती है। आदर्श गाँव आपका है, तो उसके बाद गुलाम कैसे? जो है ना, जो सामूहिक है वो काम है, लेकिन जो पर्सनली मतलब लोगों की क्षति हुई थी, बस शहीद हुए थे, उनको मान सम्मान देने की बात थी या उनका कंपनसेशन देने की बात थी, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ने किया नहीं। क्योंकि जो जमीन की चौथी पीढ़ी आ चुकी है, तो है तो उस आगे चल रहे हैं, उनको मिला तो कुछ भी नहीं। हाँ, वो लड़ाई तो उस दिन की लड़ रहे हैं भाई, हमें कुछ तो चाहिए था उन समय, शहीदों मान सम्मान हुआ नहीं, कहीं दृष्टि पर उनका नाम आया नहीं भाई, यहाँ कहीं रेखांकित किया गया ना भाई शहीद हुआ था गाँव, वैसा कुछ भी होना है ना। तो ये चौथी पीढ़ी है जो अब लड़ाई लड़ रही है और ये चीज कह रही है कि सीधा सीधा उन शहीदों का सम्मान दिया जाए। हाँ, मान सम्मान पूरा हो और उनकी जो क्षति हुई थी उसकी भरपाई सरकार करे। राष्ट्र ध्वज का सम्मान इस गाँव में क्यों नहीं? जो नहीं हो रहा ना, वो शहीद जो जितने शहीद हुए थे उनको उनका मान सम्मान तो नहीं हुआ ना। वो तो आप जो अपने आप को गुलामी में ही जी रहे थे, वो गुलामी में गुजर के हमारी चौथी पीढ़ी आ गई, ये भी अपने आप को गुलामी इसीलिए समझते ना, जो उनका मान सम्मान तो नहीं हुआ ना। शहीद हुए जी, भारत देश आजाद हुआ, लेकिन रुणात तो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ ना। कौन सी गुलामी, कैसी गुलामी? जैसे जमीनें हैं वो हमारे नाम नहीं है, जैसे पंचायत की जमीन है वो भाई आज भी पट्टियों में के अंदर ही है। तो उसके बाद ये जमीनें फिर किसके नाम पर हैं? और अब जो गांव के अंदर खेती होती है, गुजर बसर होती है, वो किस तरह से, काम कैसे होता है? काम तो वैसे लोगों ने भाई अपने मेहनत करके 10-20% गांव की जो ज़मीन थी वो मालिकों से खरीदी, भाई अपनी मेहनत करके दोबारा भाई खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन आज भी गांव वालों को तो यही बस कोई 10% ज़मीन नाम होगी, बाकी तो सारी आज भी उन्हीं के नाम है। तो खेती कौन करता है उस जमीन पर? काश्त कैसे हो? उनके बच्चे कर रहे हैं, जो जिन्होंने ली थी ना उनके बच्चे कर रहे हैं। तो गांव के चारों तरफ अगर जमीनों की बात की जाए तो जो इस गांव की जमीन थी उसमें पड़ोस के गांव के लोगों का कब्जा है और वही खेती करते हैं। आप लोगों को अगर उस जमीन पर खेती करनी है तो बटाई पर जमीन लेनी पड़ेगी और उनको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। यही बात है। कोशिशें बहुत की गई कि इस गांव को आज़ादी मिल जाए, लेकिन गांव वाले लगातार कोशिशें ही करते रह गए। तमाम राजनेताओं से, तमाम सिपह सालारों से, तमाम हुक्मरानों से इन्होंने गुजारिश की कि इस गांव को आज़ादी मिले, इस गांव को भी इनकी ज़मीन वापस मिले, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। आज़ादी के इतने साल बाद भी इस गांव में तिरंगा क्यों नहीं फहराया? ये जी फैसिलिटी तो जब मिली, पहले तो कुछ नहीं था, ये रोड बाद में बना, पहले जर्जर था। जब ये रोड बन गया, जो कुछ फैसिलिटीज मिली, उसके बाद क्या तिरंगा फहराने की कभी नहीं सोची आप लोगों ने? ये जी अब गांव वाले जी बुजुर्गों से सुना जी, बुजुर्ग बता रहे। तो आप लोगों के दिल में कभी नहीं आए कि एक तिरंगा जो है इस देश की शान है, वो भी आपके घर की छत पर ले रहे हैं? गुलाम है जी, हमारे पास कुछ आज़ादी मिलेगी जी, कुछ ऊपर से मिलेगा, उसके बाद फिर आएंगे तिरंगा। एक लंबा चौड़ा अरसा बीत गया। जो आपके गांव की धरोहर थी, जिस कुएं की बात करता हूँ, ऐतिहासिक कुएं की बात करता हूँ, उस धरोहर को भी आज तक नहीं सहेजा गया। वो तो ठीक है जी। उसके बाद तिरंगा फहराने से परहेज को ये जी गांव के हमें जी कुछ आजाद तो नहीं जी, आज हम भी गुलाम है जी, हमारे पास कौन सी गुलामी की आप बात करते हैं? 200 साल के बाद आपको वोट देने का अधिकार है। हाँ जी।
आपके गांव के अंदर बेसिक सरकारी फैसिलिटीज मिलती हैं? ये जी कुछ स्पेशल कुछ तो बताते बताइए, आप कौन सी गुलामी की बात कर रहे हैं? आपको वोट देने का अधिकार है, आपको जितनी सरकारी सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। हमारी जमीन नहीं मिली जी, हमारा गांव 8100 रुपए में नीलाम हो गया था जी। हमें आज़ादी मिलनी चाहिए जी। कौन सी आज़ादी? कैसी आज़ादी? मैं वही जानना चाहता हूं कि एटलीस्ट कौन सी आज़ादी की आप लोग बात कर रहे हैं? जो एक तिरंगा, जो इस देश की आन बान और शान है, उससे आप लोगों को इतना ज्यादा परहेज है। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी राजनीति है, मुझे पर्सनली अब तक समझ नहीं आया। जिससे भी पूछता हूं हमारा गांव गुलाम है। भैया कौन सी गुलामी की आप लोग बात कर रहे हैं? क्या कोई जवाब है आपके पास? कौन सी गुलामी है ये? 200 साल हो गए, सारी चीजें हो गई। जिस इतिहास की आप बात करते हैं उस इतिहास को संभालने की, उसको सहेजने की कोशिशें आप लोग करते नहीं हैं। सरकार के खिलाफ आप लामबंद हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप विरोध करिए, लेकिन तिरंगे से परहेज क्यों? हमारे गांव की जो 20,756 बीघे जमीन अंग्रेजों ने नीलाम की थी जी, वो आज तक हमारे को वापसी नहीं मिली है। ये जो जमीन हमने की है मेहनत करके और उनसे मोल खरीदी है, वो हमारी जमीन नहीं जब तक मिलेगी, हम जब तक गुलामी महसूस करते हैं। तिरंगे से परहेज क्यों? क्या खुद को हिंदुस्तान का नागरिक नहीं मानते आप? हिंदुस्तान का नागरिक है, लेकिन उस टाइम कई गांव गुलाम हुए थे, वो सब बहाल हो गया। हमारा गांव आज भी बहाल नहीं हुआ है, इसलिए हम तिरंगा नहीं फहराते, काले झंडे दिखाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी। अब तक किसी ने सूद नहीं ली हमारी, कोई आया नहीं हमारे पास। भाई आप काला झंडा क्यों फहरा रहे हो, किसी ने नहीं पूछा आज तक। राष्ट्रध्वज का सम्मान हर किसी नागरिक का कर्तव्य है, राष्ट्रगान का सम्मान हमारा कर्तव्य है, लेकिन विरोध का ये तरीका कितना जायज है? कितनी गवर्नमेंट आई? करीब करीब 160 साल हो गए इस बात को। हमारी 7वीं 8वीं पीढ़ी पहले की बात है, तो हम तिरंगा किस लिए फहराएं? आज़ाद देश में गुलाम गाम इसलिए महसूस कर रहे हैं। आज तक हमने तिरंगा नहीं फहराया, हमारे पूर्वज हमें बताते आए, हम अपने बच्चों को बताएंगे। वो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भी हमारे बच्चे भी हमारा अनुसरण करेंगे, और तो कोई जोर हमारा है नहीं। तो ये तिरंगा ना फहराने की जो शुरुआत है कहाँ से हुई और कैसे हुई? शुरुआत से हमारे बुजुर्गों से ये रोष है हमारा, रोष प्रकट करने का। हम मार धाड़ तो कुछ करते नहीं, अच्छी बात भी नहीं, हमारा रोष प्रकट तो कर सकते हैं। हमें आज़ाद भारत में हम गुलाम हैं, तिरंगा नहीं फहरा रहे, उसमें क्या दिक्कत है? गांव के लोग खुद को गुलाम कहते हैं, तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं। इस गांव के अगर स्कूल की बात करूं तो ये स्कूल की इमारत है, राजकीय उच्च विद्यालय रोहनाथ भिवानी। इस स्कूल की इमारत के ठीक ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी है, और उसके बाद झंडे की बात की जाए तो तिरंगा झंडा यहाँ नहीं लहरा रहा। जो स्कूल की इमारत है इसके ऊपर राष्ट्रध्वज के 2 जो निशान हैं वो ज़रूर बनाए गए हैं। इसके अलावा स्कूल के गेट की अगर बात करूं तो उसे भी तिरंगे के रंग के अंदर रंगा गया है। लेकिन इस गांव के अंदर किसी भी इमारत की बात कर ली जाए, किसी भी घर की बात कर ली जाए, ये लोग आज भी खुद को गुलाम कहते हैं और इसीलिए तिरंगा नहीं फहराते हैं। ये सरकारी स्कूल की इमारत है जिसके अंदर भी आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया। हाँ, देशभक्ति को प्रकट ज़रूर करते हैं, उसकी बानगी जरूर देखने को मिलती है कि स्कूल का जो कॉरिडोर है उसको भी तिरंगे रंगों में रंगा गया है। इसके अलावा जो स्टेज है उसको भी तिरंगे रंग में रंगा गया है। लेकिन गांव वालों ने साफ तौर पर कह रखा है कि स्कूल के अंदर तिरंगा नहीं फहराया जाएगा और ना ही किसी सरकारी इमारत में। और ये वर्जनाएं अब टूटने वाली हैं। इसकी अगर बात की जाए तो अब 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस गांव के अंदर आएंगे और उसके बाद इस गांव में तिरंगा फहराएंगे वो। और ये जो 200 साल की करीब जो परंपरा है वो टूटने वाली है, क्योंकि पहली बार सरकार के किसी मुखिया ने इस गांव की सुध ली है और इस सुध को लेने के बाद इन लोगों की समस्याओं को सुनने की बात की जाती है। कुछ बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। बेटा, इस गांव में तिरंगा नहीं फहराते? नहीं, ये कुछ नहीं फहरा सर। क्यों नहीं फहराते भाई? हमारा गांव सर वो शहीद हुआ पर आज तक आज़ाद नहीं हुआ सर, गुलाम है। किसने बताया ये बात आपको? किसने बताया कि ये गुलाम है? हमारे दादाजी ने। दादाजी ने क्या बताया? दादाजी ने कहा था कि हमारा गांव बहुत ही पुराना शहीदों के गांव से जाना जाता है, इसीलिए हम आज़ाद होना चाहते हैं। और हम हमारी तरफ से मनोहर लाल खट्टर को यह कहना चाहते हैं कि वो हर बार आए और हर बार हमारे गांव में तिरंगा फहराए। तो इतने साल से कभी दिल नहीं किया तिरंगा फहराने का? क्या आपको क्या बताया कि क्यों नहीं फहराते तिरंगा स्कूल में? दिल तो किया है, लेकिन आज तक भी हमारा गांव गुलाम महसूस करता है। किस बात से गुलाम महसूस करते हो बेटा? क्या गुलामी लगती है आपको?
हमारे गांव में अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए थे। हमारे गांव में ऐसे काला कुआं है और 2 पेड़ है मरगद के, जिस पर फांसी लटका दी गई थी हमारे गांव के शहीदों को। और हाँसी में लाल सड़क है जिसमें हमारे गांव के शहीदों को चकल दिया गया था रोलर से। अच्छा, तो किसने बताई बेटा ये सारी बातें कि गांव के अंदर ये हुआ था वो हुआ था? गांव का इतिहास किसने बताया आपको? हमारे गांव का इतिहास हमारे बड़े बुजुर्ग दादा और पापा ने बताया था कि इस गांव को अब पहले अंग्रेजों ने फांसी दे दी गई थी और अनेक सी औरतें भी उस पर काले कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अच्छा, तो उसके बाद कभी तिरंगा नहीं फहराते गांव में? तो स्कूल के अंदर या बाकी क्या करते हैं फिर? 26 जनवरी को और 15 अगस्त को या बाकी कोई राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं तो उसमें कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसे? उसमें कुछ नहीं, बस राष्ट्रीय गान गाते हैं। अच्छा। और जैसे स्टेज पे देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा, तो झंडा नहीं फहराते? झंडा तो क्या लगता है बेटा ये झंडा नहीं फहराना ठीक है? फहराना चाहिए, इस बात से हम यही। फिर कभी पापा से दादा से बात नहीं की कि चलो जो कुछ हो गया तो हो गया, पर कम से कम राष्ट्रध्वज तो हमें फहराना चाहिए? कहा नहीं कभी? कहा था। फिर क्या बोलोगे? ऐसे हम अपने गांव को एक गुलाम महसूस करते हैं। अभी 15 अगस्त में यही था जब झंडा नहीं फहरा। क्या कहते हैं? ये पता नहीं, ये गांव की बात है सर, ये तो गांव में ही बता सकता अभी क्यों नहीं पढ़ाने देते। अच्छा, ठीक है, मेरे का तो पहले टाइम आया हूँ, 26 जनवरी को पता चलेगा झंडा फहराया गया था, क्यों नहीं फहराया गया था, जब आप सामने आएंगे। कि क्या बताते हैं गांव वाले? कभी आपने बात करने की तो जरूर कोशिश की होगी कि अगर यहाँ तिरंगा फहराते हैं तो उनको किस तरह की दिक्कतें हैं? कौन सा विरोध? ये अपने आप को गुलाम मानते हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं मानते, इन्हें हटाने हम भी अब भी गुलाम, और सही भी गाँव है। गांव की तमाम सरकारी इमारतों की यही हालत है, तिरंगे रंग के अंदर रंगी जरूर नजर आती हैं, लेकिन अगर बात की जाए राष्ट्रध्वज की तो किसी इमारत पर नहीं फहराता, क्योंकि गांव वालों ने साफ तौर पर कह रखा है कि वो आज भी खुद को आज़ाद नहीं मानते, खुद को गुलाम महसूस करते हैं, क्योंकि उनके गांव की ज़मीनें नीलाम कर दी गई, उनके गांव के लोगों को अंग्रेज़ों ने बेरहमी से मार डाला और उसके बाद आज तक इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। पहले हमारे बुढ़े थे उन्होंने बताई, फिर हमारे ससुरे थे उन्होंने बताई, फिर हमारे देवर जेठ ये बड़े थे इन्होंने बताई, ये चौथी तीसरी पीढ़ी पर तो मैं आ रही हूँ, ये लोग कोई मिला ही नहीं हमने कुछ। सब 50-60 साल के दौरान ही सारे मकान ये डेवलपमेंट थोड़े बहुत कमा पहले ज़मीन खरीदी, ये थोड़े मकान बच्चे नौकरी थोड़े बहुत लागने लगे कि निकलने लगे, थोड़े मकान मॉडर्न से बनाने लगे जी। एक भी आप छोटी छोटा मकान दिखाओ जी, आपने इतिहास का पता लग जाएगा, मतलब ये गाँव पीछे क्यों रहा, क्यों हमारी अपनी ज़मीन हमें दोबारा खरीदनी पड़ी। 3 आदमी यहाँ के, हाँ जी, रूपा खाती, नौंदा जाट और ब्रडदास शामी, हाँ जी, उनको आंसी की लाल सड़क पे रोलर के नीचे पीस दिया गया था। उनके जो परिवार थे उनके साथ बहुत अन्याय हुआ, गोलीबारी की गई, लोग फांसी पर लटकाए गए पेड़ों के ऊपर, और एक कुआं यहाँ पे पुराना तालाब के ऊपर आप देखोगे, उसके अंदर जो भैंसे लोग उसके अंदर छलांग लगा गए, कुआं भी लाशों से पूरा भर गया था। इतना अन्याय अंग्रेजों ने किया था इस गाँव के साथ, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद तिरंगा क्यों नहीं फहरा? देखो ऐसा है जी, जब इस गांव को कुछ मिला नहीं है अभी तक, शहीद गांव है, इतना शहीद हुआ है, इतना मतलब कुर्बानी दी इसने, तिरंगा फहराया, कोई सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती, सोचना चाहिए। आदर्श गांव तो उमरा भी है, अच्छा, उसमें है, आदर्श गांव है, शहीद तो नहीं है, वहाँ से सारी सुविधा दी गई है, ये नहीं होता। शहीद गांव तो एक स्पेशल उसको दर्जा होना चाहिए। तो ये राउंड अबाउट के जितने गांव हैं, तोसाम, सागवन, बड़सी, शिवाना माल, मिलकपुर, दुर्जनपुर और साथ में रोहनात, यहाँ उन्होंने आज भी जाके देखोगे गांव की ज़मीन उन गांव के लोगों की मलकियत नहीं है। अगर किसी ने ये 7 गांव जो बड़सी के हैं, किसी ने रास्ते की ज़मीन, नाली की ज़मीन लेनी है तो सकिनर के पास जाओ। रोहनात की ज़मीन भी जो कॉमन लैंड है वो आज भी उनके पास है। और ये मैं पावर ट्रांसफ़र इसलिए कहता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ ये बनता था 1947 के बाद जब ये देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों द्वारा जो हड़पी गई ज़मीनें थी इनको बाहर निकालते रहिए, इस देश के वासियों को देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी उस सकीनर परिवार की ज़मीन हांसी में भी है, बड़सी की ज़मीन उन्हीं के पास है, रोहनात में भी इसी प्रकार के खेल खेले गए। ये तो अकेले रोहनात की बात नहीं है, आप देश के अलग अलग पोर्शन में जाओगे आपको इस प्रकार के हालात मिलेंगे। रोहनात गांव के लोगों ने इतने साल तक झंडा नहीं फहराया, अब सरकार को इनकी याद कैसे? चलो देर आई दुरुस्त आई, देर आई दुरुस्त आई।
पीछे नहीं आया तो हमने उन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उन बीमारियों को ख़त्म करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी इनकी प्रॉपर्टी, जिन्होंने हिंदुस्तान की प्रॉपर्टियों को कब्जा करके अपने पास रख रखी है, अब समय आ गया कि धीरे धीरे एक जागृति है, पीछे गलती रही है तो उसको अब सुधार ले। 1919 के जलियांवाला बाग कांड के बारे में तो सबने सुना ही होगा, लेकिन उससे ठीक 62 साल पहले 1857 में भी एक और ऐसा ही कांड हुआ था जिसके बारे में बेहद कम लोगों को ही पता होगा। जी हाँ, इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये हांसी की वो लाल सड़क है जहां पर 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाले लोगों को सजा देने के लिए गिरडी, जिसे आज रोड रोलर कहते हैं, उसके नीचे दबाकर कुचल दिया गया था। इस संग्राम की याद के अंदर अगर बात की जाए रोहनाथ गांव के लोगों की, वो आज भी अपने गांव को शहीद गांव का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस लाल सड़क के ऊपर ये एक स्मारक बनाया गया है, लेकिन ये होर्डिंग किसी भाई ने अपने लगवा दी है और ये स्मारक ढक दिया है। इस स्मारक की बात करें तो अपनी बदहाली पर ये आंसू बहा रहा है और कुछ इसी तरह की हालत रोहनाथ गांव के लोगों की भी है, जो अपने गांव को शहीद गांव का दर्जा दिलाने के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ये कौन सा स्मारक है जी और क्या महत्व है इसका? हांसी का शहीदी स्मारक है जी। हाँ जी। यहाँ से लेकर आगे पदम साइकिल वाले की दुकान पड़ती है, हाँ वहाँ तक जो है आपका ये लाल सड़क का रकबा आता है। और उस यहाँ जो है अंग्रेजों ने अपने टाइम के अंदर जो है इतने जुल्म किए हैं लोगों के ऊपर, यहाँ से वहाँ तक जो है ना गिरडी फिरवाई गई लोगों के ऊपर, और ये खून से लाल हो गई, लथपथ हो गई, जब ये लाल सड़क कहलाती है। रोहनाथ, पुट्ठी और दूसरी ढाणियाँ हैं, राजू ढाणी है, ब्राह्मण ढाणियाँ हैं, वहाँ के लोग वहाँ यहाँ आके बहुत शहीद हुए हैं। ये शहीदी स्मारक इसीलिए यहाँ हांसी के अंदर बनाया गया। तो बेशक रोहनाथ के अलावा दर्जनों गांव थे जिनके लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया अंग्रेजों ने, और उसके बाद रोहनाथ गांव के साथ एक स्पेशल सौतेला व्यवहार ये किया गया कि उनके पूरे गांव को नीलाम कर दिया गया। ये इनका निरंतर डिमांड रहा है कि हमें सरकार उचित सम्मान दे, हमारे पूर्वजों की जो कुर्बानी है उसको याद करे, ताकि आगे आने वाले पीढ़ियाँ मतलब इस बात को भुला न सकें। तो इसी प्रयास में सीएम साहब ने लगभग एक तरह से आश्वासन दिया है कि मैं इस बार 26 जनवरी को रोहनाथ गांव में आऊँगा और लोगों की भावनाओं का सम्मान करूँगा। रोहनाथ गांव में जिन शहीदों की बात की जाती है, वहाँ पर एक कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस कुएं के अंदर काफ़ी लोगों ने अंग्रेजों से जान बचाने के लिए कूदकर जलियांवाला बाग में जिस तरह से हुआ था उस तरह से जान दी थी। वो एक ऐतिहासिक जगह है, क्या उसके पुनरुद्धार के लिए या उसको सहेजने के लिए कोई कोशिश की जाएगी प्रशासन की तरफ से? इसमें हमारी तरफ से जो ग्राम पंचायत का डिमांड आया था उसमें एक शहीद स्मारक बनाने की बात कही गई है। इसको सरकार ने भी एक तरह से कन्फर्म किया है। हमारी कोशिश ये है कि उसके लिए हम एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और सीएम साहब के हाथों मतलब उसको रखेंगे प्लान लोगों के सामने, और उसके बाद सरकार का जैसा डिसीजन होगा तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, इतना लंबा अरसा क्यों उस गांव तक पहुंचने में? अगर बात की जाए तो इतने लंबे समय से वो गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब ऐसा क्या हो गया कि सरकार को एकदम से उस गांव की याद आई? ये देखो, पहले के ऊपर पहले जो हुआ नहीं हुआ उसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता। अभी जो मेरे सामने बात हुई, मेरी भी नोटिस में हालांकि उसी दिन आया जिस दिन सीएम साहब आए थे जुलाई में, तो मैंने भी अपनी तरफ से सीएम साहब को कहा कि गांव की हिस्ट्री है, गांव वाले आपसे मिलना चाहते हैं। सीएम साहब ने सहर्ष कहा कि ठीक है मिलेंगे। उसके बाद बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जब भी इस मौका मिलेगा मैं आऊँगा इस गाँव में। जो लोगों की डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरी हो और हिंदुस्तान के हरियाणा के अंदर भिवानी से 40 किलोमीटर दूर पर जो रोहनाथ गाँव है, इसके नागरिक भी खुद को आज़ाद महसूस कर सकें।